हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हफिज चेतना। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 का लेसन 1 मातृभूमि जो मल्हार से लिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो हमारे लेसन 1 का नाम है मातृभूमि। तो मातृभूमि का मतलब है ऐसी भूमि जो कि हमारी माँ के समान है। सोचिए, यदि आपको कह दिया जाए कि आप हमारा देश छोड़कर, अपना देश छोड़कर किसी और देश में चले जाइए, तो क्या आप जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा दिल, हमारी धड़कनें तो इसी भूमि पर, इसी देश में धड़कती है। तो यही हमारी मातृभूमि है, जहां पर हम सपने देखते हैं और उन अनगिनत सपनों को हम पूरा करते हैं। जहां इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है और यही रहकर हम हमारे सपने पूरे करते हैं, ऐसी है हमारी मातृभूमि। ठीक है, तो मातृभूमि केवल एक भूमि नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व का आधार भी है। सो लेट्स डिस्कवर व्हाई एवरी पर्सन लव हिज मदरलैंड सो डीपली। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर मातृभूमि। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जानने से पहले हम शुरू करते हैं कवि से परिचय कि आखिर कवि कौन है और कविता में क्या कहा गया है। तो जानते हैं कवि से परिचय। तो इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा था और उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिपत्य था। अधिपत्य का मतलब है अधिकार था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति में। जिस टॉपिक पर वो सबसे ज्यादा लिखते थे वो देशभक्ति था। गौरव, भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये था कवि से परिचय। तो ये कविता जो है वो लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। आप जानते हैं कि आखिर कविता में क्या कहा गया है। एक मिनट, उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर इस कविता में इतने सुंदर जो पिक्चर दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो क्या कहते हैं। ये देखिए, बड़ा ही सुंदर पिक्चर है। शुरू करते हैं पंक्ति दर पंक्ति, एक एक पंक्तियों का अर्थ। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश को छूता है, नीचे चरणों में सिंधु झुक झूमता है। तो कवि कहते हैं कि भारत का हिमालय जो पर्वत है बहुत विशाल और बहुत ऊंचा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो और उसके चरणों में विशाल समुद्र सिंधु झुककर लहरों के साथ झूमता रहता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो हिमालय है हमारे देश की आन बान और शान है। ठीक है, वह आकाश को छूता है। तो वही नीचे की तरफ जो है सिंधु नदी की बात की गई है कि सिंधु नित उसके पैरों में, उसके पैर जो धोता है, उसके चरण छूता है। आकाश को छू रहा है, उसके चरणों में विशाल समुद्र सिंधु झुककर लहरों के साथ झूमता रहता है। कवि ने यहाँ भारत की भौगोलिक महानता का वर्णन किया है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहराती, जगमग छटा निराली, पग पग छाई। तो इस पद में कवि भारत की प्रसिद्ध पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना और त्रिवेणी संगम की बात करते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। इन नदियों की लहरें पूरे देश को सुंदरता प्रदान करती है और भारत की अनुपम शोभा और प्राकृतिक छटा हर कदम पर दिखाई देती है। तो इस पद में हमने पढ़ा गंगा, यमुना और त्रिवेणी का जो संगम है उसकी बात हमने यहाँ पर पढ़ी है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि गर्व से कहते हैं कि भारत उनकी पुण्य भूमि है, यह महान संस्कार और आदर्श है, यह स्वर्ण भूमि है, अर्थात समृद्ध और गौरवशाली देश है हमारा। यही उनकी जन्मभूमि और माता के समान प्रिय मातृभूमि है। तो कवि ऐसा कहते हैं कि यह वही भूमि है जो कि पुण्य है, जो कि स्वर्ण भूमि है, मेरी जन्मभूमि और मेरी मातृभूमि यही है। झरने अनेक झरते जिन पहाड़ियों में चिड़िया चहचहाती मस्त
झुरमुटों। कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं, झुरमुट और वृक्षों में पक्षी आनंद पूर्वक चहचहाते रहते हैं। यह दृश्य देश की सुंदरता और प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल, यहाँ पर कवि ने सीधे सीधे अर्थों में कहा है कि हमारा देश इतना महान है, जहाँ पर चिड़िया भी मस्त रहती है और वो भी अपनी मस्ती में चहचहाती रहती है। मीन्स हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है। तो अमराइयाँ घनी है, कोयल कूक रही, हिमालय की पवन तन मन वारती। अमराइयाँ जहाँ पर आम लगे होते हैं, भारत में घने आम के बगीचे हैं, यहाँ कोयल मधुर स्वर में गाती है, हिमालय से आने वाली सुगंधित और शीतल हवा वातावरण को शुद्ध और सुखद बना देती है। यह पवन लोगों के तन और मन को आनंद और ताजगी से भर देती है। तो हिमालय से जो पवन आती है, जो वायु आती है, वो बड़ी सुगंधित और शीतल होती है। वह हमारे तन मन को आनंद से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि भारत को धर्म भूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ सत्य, धर्म और नैतिकता का संदेश दिया गया है। कवि बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर गौतम ने, स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया है, ऐसे महान संतों ने जन्म लिया और जिन्होंने हमको सत्य का, धर्म का और नैतिकता का संदेश दिया है, ऐसी हमारी भूमि है। यही कर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भारत उनकी जन्मभूमि और माता के समान पूजनीय है। जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मी जहाँ सीता, श्री कृष्ण यहीं आए, बंसी बजा गीता। कवि कहते हैं कि इस जन्मभूमि पर, इस मातृभूमि पर भगवान राम, रघुपति और माता सीता का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि पर मधुर बंसी बजाई और सीता गीता का दिव्य ज्ञान दिया, इसलिए यह भूमि अत्यंत पवित्र और महान है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को नई राह दी और जग को नया मार्ग दिखाया। तो इस पद में कवि भगवान गौतम बुद्ध का स्मरण करते हैं। उन्होंने भारत में जन्म लेकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने संसार को दया, प्रेम और करुणा तथा मानवता का संदेश दिया तथा लोगों को सही मार्ग दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो कवि कहते हैं कि भारत वीरों की युद्ध भूमि है, जहां अनेक वीरों ने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बलिदान भी दी है। तो साथ ही वह बुद्ध भूमि भी है, जहां गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने शांति और करुणा का संदेश दिया। इसलिए भारत उनकी प्रिय मातृभूमि और जन्मभूमि है। तो ये हमने देखा कि हमारी जो मातृभूमि है, आखिर उसे क्यों इतना महान कहा गया है, हमारे देश को इतना महान क्यों कहा गया है और हमें हमारे देश पर गौरव क्यों होना चाहिए। पूरी चीजें हमने अभी विस्तार से पढ़ी। अब हम जानते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पाठ का एक्सप्लेनेशन है, जो समरी है, उससे हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर कवि इसमें क्या क्या कहना चाहते हैं। तो मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भारतवर्ष का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महिमा और ऐतिहासिक गौरव का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। बिल्कुल, कवि भारत को अपनी माता के समान मानते हुए उनके प्रति गहरा प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने देश पर, अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए और उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। कविता के आरंभ में कवि ने हिमालय, समुद्र, गंगा, यमुना तथा त्रिवेणी जैसी प्राकृतिक धरोहरों का वर्णन करते हैं, जो कि भारत की भव्यता और सुंदरता को दर्शाते हैं। आगे झरने, पहाड़ियाँ, चिड़ियों, अमराइयाँ, कोयल और हिमालय की पवन के माध्यम से देश की मनोहारी प्राकृतिक छटा का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद कवि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक महानता का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि यही वह भूमि है जहाँ भगवान राम, माता सीता, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। इन महापुरुषों ने अपने आदर्शों, ज्ञान,
प्रेम तथा दया और करुणा से पूरे विश्व को सही मार्ग दिखाया। बिल्कुल एकदम सही कहा है कि हम ऐसे ही देश में जन्मे हैं जहां पर इन महापुरुषों ने जन्म लिया है। अंत में कवि भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों बताते हैं। युद्ध भूमि इसलिए क्योंकि यहाँ वीरों ने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया, और बुद्ध भूमि इसलिए क्योंकि यहाँ शांति, अहिंसा तथा मानवता का संदेश देने वाले महापुरुष का जन्म हुआ। इस प्रकार यह कविता भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव का गुणगान करती है। यह प्रत्येक भारतीय के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और देश की भावना जागृत करती है। तो पाठ का जो केंद्रीय भाव है, इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि भारतवर्ष की महानता, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा और देशभक्ति की भावना व्यक्त करना है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ 1, जो कि मातृभूमि से लिया गया है, मल्हार से लिया गया है। अब ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी आंसर्स का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं हमारे अगले पार्ट पर, तब तक देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना। बाय बाय।